6, 5, 4, 3, 2, 1. आज हम अंतरिक्ष में पहुंचने की दिशा में यकीनन एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं। आज व्यावसायिक कंपनियां रास्ते बना रही हैं। आम इंसान अंतरिक्ष में उड़ान भर रहे हैं। निजी कंपनियां अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष उपकरणों की आपूर्ति कर रही हैं। अंतरिक्ष में सस्ते में नियमित अंतराल पर जाने की दिशा में ये यकीनन एक क्रांति है। कारोबारी गतिविधियों के जरिए अंतरिक्ष की सीमाओं को फैलाना ही न्यू स्पेस की अवधारणा है। अरे वाह, मैं आशा करता हूं कि अंतरिक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा देश एक साथ काम करें और हम अंतरिक्ष में अपनी सीमा बढ़ाते रहें। अंतरिक्ष में पर्यटन अपने ग्रह की सुंदरता देखने के नए अवसर देगा। कितने सारे लोगों को धरती को छोड़ने और इसकी परिक्रमा करने या शायद चंद्रमा पर जाने का मौका मिल सकता है। और ये कितना कमाल होगा कि लोग एक अलग नजरिया विकसित कर पाएंगे, अपने सपने जी पाएंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उन पहले शोधकर्ताओं में से हैं जो इन व्यावसायिक वाहनों से उड़ान भरेंगे। ये बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मैं काफी उत्साहित हूँ। लोग आखिरकार इस ग्रह के बाहर जा पाएंगे। किसी दिन कोई ऐसा आदमी होगा जिसने अंतरिक्ष में पैदा होकर अपना पूरा जीवन वहीं बिताया होगा और उसने कभी धरती नहीं देखी होगी। जुलाई 2021 को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक अमेजन और एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस ने एक अभूतपूर्व मिसाल कायम की। वो 107 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली व्यावसायिक सब ऑर्बिटल फ्लाइट में सवार हुए। मुझे कैसा लगा? हे भगवान, मेरी उम्मीदें बहुत अधिक थीं और कमाल है कि सब की सब पूरी हुई। ये पहली उड़ान सिर्फ 10 मिनट 10 सेकंड की थी, जिसमें चालक दल माइक्रोग्रेविटी में लगभग 4 मिनट तक उड़ते रहे। ये अद्भुत है। ओह, मुझे मजा आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही 11 जुलाई को अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के खरबपति मालिक रिचर्ड ब्रैंसन ने भी अपने ही अंतरिक्ष यान में सवार होकर कुछ मिनटों के लिए माइक्रोग्रेविटी का आनंद लिया था। अंतरिक्ष में आपका स्वागत है। एक समय मैं बचपन में सितारों की ओर चाहत से देखता था। आज मैं वयस्क होकर एक अंतरिक्ष यान में हूँ, जहाँ कई और कमाल के लोग बेहद सुंदर पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। इन दो अनोखी अंतरिक्ष उड़ानों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने एक नए युग, अंतरिक्ष पर्यटन युग की शुरुआत की। हम जो कर रहे हैं वो केवल रोमांच नहीं है, बल्कि बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी बड़ी परियोजना की ओर ये पहला कदम है। इसका नजरिया बड़ा है, लेकिन बड़ी चीजों की शुरुआत छोटे से होती है। इंसान को अंतरिक्ष यात्रा करवाने की इस तगड़ी प्रतिस्पर्धा में स्पेसएक्स ने एक कदम और आगे बढ़ाया, क्योंकि इन बेमिसाल घटनाओं के कुछ ही महीनों बाद 15 सितंबर को उन्होंने ऑर्बिट में इंस्पिरेशन 4 लॉन्च किया। ये पहली ऐसी मानव अंतरिक्ष उड़ान थी जिसमें केवल आम नागरिक थे। ये स्पेसएक्स मिशन 590 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया, जो पिछली सारी सब ऑर्बिटल उड़ानों की तुलना में काफी ज्यादा है। ओह माय गॉड! इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ऊपर
और धरती की परिक्रमा करते हुए 3 दिन बिताने वाला और बिना किसी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री के ऑर्बिट में जाने वाला ये पहला निजी अंतरिक्ष यान था। ये अंतरिक्ष पर्यटन व्यवसाय में एक रोमांचक रेस की शुरुआत है, एक फलता फूलता व्यवसाय जो लोगों को अंतरिक्ष में व्यावसायिक यात्राओं का आनंद देगा। और ये हमारी दुनिया बदल देने वाली एक नई आर्थिक लहर यानी अंतरिक्ष में निजी व्यवसाय की महज शुरुआत भर है। आज कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में सही मायने में क्रांति हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने समय के साथ महसूस किया है कि अंतरिक्ष का भी महत्व है। 8 से 10 साल पहले अंतरिक्ष प्राइवेट सेक्टर के लिए खुलने लगा और यहीं से न्यू स्पेस अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों के उद्देश्यों से हटकर इसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोलना, ताकि दूसरे देशों या उनके लोगों की अंतरिक्ष तक पहुंच हो सके। यही इस समय की असली क्रांति है। अभी हम बहुत दिलचस्प समय में जी रहे हैं। अब आपके पास नए चिकित्सकीय उपचार हैं, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा जैसी चीजें हैं। मतलब इस तरह के बहुत से नए वैज्ञानिक विचार जो अब भी बहुत शुरुआती दौर में हैं, लेकिन उनमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि हम उन चीजों को पाने जा रहे हैं जिनके होने का भी हमें पता नहीं था। अंतरिक्ष में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। अंतरिक्ष में प्राइवेट सेक्टर के बड़े पैमाने पर दिलचस्पी लेने से इंसान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष में जा रहे हैं। इस क्रांति का अर्थ है कि हम अपनी खूबसूरत धरती की सीमाओं से बाहर निकलेंगे और असल में एक बहुग्रहीय प्रजाति कहलाएंगे। बहुग्रहीय प्रजाति बनने की ओर ये पहला कदम है। वो अपना पहला काम पूरा करने के बाद, जिसे आप मानव इतिहास का पहला चरण कह सकते हैं, जो कि केनियन रिफ्ट वैली स्थित स्थानीय प्रजाति होने से लेकर वैश्विक प्रजाति, जो कि अब हम बन चुके हैं, वहां तक की यात्रा है। ये मानव इतिहास के पहले चरण को पूरा करता है, जिसे मैं टाइप 1 सभ्यता कहता हूँ। एक ऐसी सभ्यता जो अपने ग्रह के संसाधनों तक पूरी पहुँच रखती हो। टाइप 2 सभ्यता वो है जिसमें आप अपने सौर मंडल के संसाधनों तक पूरी पहुँच रखते हैं, और तीसरे में तारे तक। तो हम अभी अपनी पहली सभ्यता हासिल करने का इतिहास पूरा करने और दूसरी सभ्यता में विकसित होने के इतिहास की शुरुआत करने के कगार पर हैं। रूसी अंतरिक्ष प्रणेता सियोलकोस्की का एक चर्चित कथन है, पृथ्वी मानव जाति का पालना है, लेकिन कोई हमेशा के लिए पालने में नहीं रह सकता। ये एक धीमी प्रक्रिया होगी, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। शायद ये चंद्रमा पर रुकने के साथ शुरू हो, जिसमें वो कुछ दिनों या हफ्तों रहकर ये पता लगाना शुरू करें कि वो इस तरह के मुश्किल हालात में कैसे जिंदा रहेंगे। और चंद्रमा पर, और शायद बाद में मंगल पर धीरे धीरे अधिक जटिल संरचनाएं विकसित हो जाएं।
1957 में स्पुतनिक से लेकर मून लैंडिंग तक हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में जबरदस्त प्रगति देखी और ये प्रयास यकीनन सरकार की ओर से थे। अमेरिका और सोवियत संघ चंद्रमा पर पहुंचने की होड़ में थे। वो ये रेस जीतना चाहते थे और उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन एक बार जब ये रेस खत्म हुई तो सब ठहर गया और 1970 से 2010 तक अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत $1 भी कम नहीं हुई, जो अविश्वसनीय है। मेरा मतलब है, अगर आप दूसरे क्षेत्रों और कंप्यूटरों में हुई प्रगति के बारे में सोचते हैं, जैसे कंप्यूटरों की देखभाल की लागत 1970 से 2010 तक बहुत कम हुई और वहीं क्षमता कई गुना बढ़ गई। लेकिन अंतरिक्ष के साथ ऐसा नहीं था, सब रुका रहा। लेकिन फिर 2010 के आसपास फाल्कन 9 के चालू होने, फिर इसे काम में लाने लायक बनाने और फिर एक हैवी लिफ्ट वाहन जिससे फाल्कन 9 के आधार पर 3/4 काम लायक बनाए जाने के साथ अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत में 5 गुना गिरावट आई। ये $10,000 प्रति किलोग्राम से गिरकर $2,000 प्रति किलोग्राम हो गया। आइए हम सब इलॉन मस्क का स्वागत करें। तो दरअसल ये बेवकूफ़ी है कि हम ये शानदार रॉकेट बनाते हैं और फिर जब ये उड़ते हैं तो इसे क्रैश कर देते हैं। ये पागलपन है। इसलिए मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा कि इनका फिर से इस्तेमाल कितना उपयोगी, कितना जरूरी है। मैं कहूंगा कि ये बुनियादी बात है। मस्क के कारण न केवल बहुत उपयोगी और प्रभावी क्षमताओं वाले स्पेस फ्लाइट बने और पिछले 40 सालों से ठहरे हुए अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत में पिछले 10 वर्षों में 5 गुना कटौती हुई, बल्कि इसने एक निजी अंतरिक्ष रेस शुरू कर दी है। But he has set off a private space race. इस कमाल के बदलाव की खास बात फिर से प्रयोग में आने वाले रॉकेटों के निर्माण के कारण लॉन्चिंग की लागत में आई कमी है। इलॉन मस्क या जेफ बेजोस जैसे बड़े उद्यमियों ने अपनी कंपनियों स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में नई निजी दौड़ शुरू कर दी है। इन बड़े एंटरप्राइज के अलावा जो फिर से इस्तेमाल होने वाले बड़े जहाजों पर दाव लगा रहे हैं, ऐसी दूसरी कंपनियां भी हैं जिनका ध्यान उभरते हुए नए बाजार पर टिका हुआ है, यानी छोटे और फिर से इस्तेमाल होने वाले रॉकेट जो नैनोसेट या अन्य छोटे पेलोड को धरती की कक्षा में लॉन्च कर सकते हैं। इन्हीं में से एक कंपनी है PLD स्पेस। वो छोटे रीयूजेबल रॉकेट उद्योग में यूरोप की बड़ी व्यापारिक परियोजनाओं में से एक है। इसके सह संस्थापक राउल वेर्दू और राउल टोरेस की दिलचस्पी जीवन भर रॉकेट और अंतरिक्ष में रही है। अब वो रीयूजेबल रॉकेट म्यूरस डिजाइन करने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें पैराशूट की मदद से रॉकेट का एक हिस्सा फिर से पा सकते हैं। हम लंबे समय से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ काम कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमें उनका मजबूत समर्थन प्राप्त है। स्मॉल लॉन्चर डेवलपमेंट के मामले में हम ESA समर्थित कंपनियों में से एक हैं। वे हमें प्रक्षेपण यान के विकास और संचालन में मदद के लिए कई तरीकों से सहायता कर रहे हैं। अब हम फिर से इस्तेमाल हो सकने वाली क्षमता के साथ म्यूरा 5 रॉकेट विकसित कर रहे हैं। म्यूरा 5 2 हिस्सों वाला रॉकेट है, इसलिए हमें दोनों हिस्सों को अलग करने के लिए तकनीक विकसित करनी होगी। ये तकनीक विकसित करना भी मुश्किल भरा काम है। ये छोटा उपग्रह बाजार पर केंद्रित है और ये प्रक्षेपण यान 300 किलोग्राम पेलोड को उठाकर कक्षा में पहुंचा सकता है। म्यूरा 5 PLD की प्रमुख अंतरिक्ष परियोजना है।
ये आंशिक रूप से द्विस्तरीय रियूजेबल रॉकेट है जिसे धरती की कक्षा में पेलोड प्रक्षेपण के लिहाज से बनाया गया है। रॉकेट का पहला हिस्सा फिर से इस्तेमाल हो सकता है और इसे पैराशूट की मदद से पृथ्वी पर वापस आने और समुद्र में उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों हिस्से अलग होने के बाद दूसरा हिस्सा इग्निशन शुरू कर देगा और जब तक फेयरिंग खुलकर पेलोड को, खासकर छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित नहीं कर देता, ये पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने तक बढ़ता रहेगा। दूसरा हिस्सा और फेयरिंग दोनों आखिर में खत्म हो जाएंगे। पहले हिस्से को बरामद कर लेना इस रियूजेबल तकनीक का सबसे मुश्किल काम है। पीएलडी स्पेस ने एक शानदार ड्रॉप टेस्ट विकसित किया है जिसमें हेलीकॉप्टर और क्रेन के साथ एक जहाज है जिससे समुद्र से बूस्टर को पकड़ लिया जाता है। हमने दक्षिणी स्पेन के एरेनोसिलो में एक सबसोनिक टेस्ट तैयार किया है। एक ड्रॉप टेस्ट के जरिए हम उड़ान में उनकी उपयोगी क्षमता और उनके स्प्लैश डाउन ऑपरेशन का प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम अपने स्तर को ध्यान में रखकर पैराशूट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा रॉकेट छोटा है, इसलिए फिर से इस्तेमाल में लाने के लिए इंजनों की तुलना में पैराशूट का उपयोग करना सस्ता है। वो जांच महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें हेलीकॉप्टर के अंदर लोग बैठे थे, 2 बहादुर पायलट और एक और शख्स जिसे म्यूरा 5 के पहले हिस्से को हेलीकॉप्टर से अलग करना था। बहुत सी चीजें थीं जो उस वक्त से पहले नहीं हुई थी। यहाँ सिर्फ लॉन्चिंग ही नहीं बल्कि बटन दबाना भी बहुत ही जोखिम भरा काम होता है। इसलिए हम कुछ खतरे मानकर चल रहे हैं क्योंकि इनमें से किसी एक जोखिम की आशंका घटाने के लिए भी हम बहुत काम करते हैं। इसलिए इस काम में असफलता बहुत आसान है। इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे तो हम बहुत खुश हैं। हमें अपनी तकनीक पर बहुत गर्व है और ये छोटे रॉकेटों के फिर से इस्तेमाल के लिए बहुत ही काम की तकनीक है। फिर से इस्तेमाल करने की तकनीक अंतरिक्ष तक आम लोगों की पहुंच का एक मुख्य कारण रहा है। इसने हमें पहले की तुलना में बहुत कम लागत में पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने की राह दे दी है। इसलिए अंतरिक्ष हमारे लिए बहुत अधिक सुलभ होता जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां एक अच्छी अर्थव्यवस्था फलने फूलने वाली है। हम सभी न्यू स्पेस और उससे आने वाले पैसे की बात करते हैं, लेकिन हमें उन अरबों खरबों डॉलर की अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए जो अभी उपग्रह उद्योग कमा रहे हैं। कुछ साल पहले उपग्रह एक स्कूल बस जितने बड़े होते थे। सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग तकनीकों में आई आश्चर्यजनक प्रगति ने उनके आकार को 10 किलोग्राम से कम के उपकरणों जैसे नैनोसेट्स जैसा बना दिया है। लेकिन इन नैनोसेट्स के और भी छोटे और सरल संस्करण हैं, क्यूबसेट्स, जो आकार में 10 गुणा 10 सेंटीमीटर और लगभग 1 किलोग्राम के होते हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसे युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आपका निजी उपग्रह ना भी हो तो आपके पास निजी उपग्रह क्षमता होगी। अभी आपको न सिर्फ फोन बल्कि उपग्रहों के जरिए इंटरनेट मिल रहा है। जो रिमोट सेंसिंग क्षमताएं सरकारों के हाथ में थीं, मुझे लगता है कि आम लोगों तक आने वाली हैं। स्मॉल सेट्स में कई व्यावहारिक एप्लीकेशन हैं जो आजकल संचार, मौसम विज्ञान, सैन्य उद्देश्यों और नेविगेशन से लेकर दूसरे कामों जैसे जंगल की आग का तुरंत पता लगाने में भी इस्तेमाल होते हैं। कंपनी एलेन स्पेस इसी उद्देश्य से ल्यूमे 1 नामक क्यूबसेट पर काम कर रही है। नैनो उपग्रह और क्यूबसैट
न्यू स्पेस सेक्टर में सबसे आम पहल और परियोजनाएं हैं। हमने पिछले 8 सालों में 4 नैनो उपग्रह विकसित और लॉन्च किए हैं। क्यूबसैट के आने से उप प्रणालियों का मानकीकरण हो गया है। क्यूबसेट बनाने की प्रक्रिया में ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उपकरण पूरी तरह से काम कर रहे हैं, सभी उपप्रणालियों का परीक्षण करना होता है। ये सभी परीक्षण वीगो विश्वविद्यालय में एक बिल्कुल साफ कमरे में पूरी तरह स्टेरिलाइज्ड जगह पर किए जाते हैं। हम एक साफ कमरे में हैं और इन सुविधाओं के साथ हम आमतौर पर सैटेलाइट की सभी उप प्रणालियां जांच लेते हैं और सैटेलाइट को जोड़कर उन्हें असेंबल भी करते हैं। मुझे लगता है अब बोर्ड पर फर्मवेयर लोड करने का समय आ गया है ना? केबल जोड़ दिया है, ERD तैयार ही है। ठीक है, URT के साथ भी वही टेस्ट कर लेते हैं और एक बार सभी सब सिस्टम की जांच सही से हो जाती है तो हम सैटेलाइट की असेंबली शुरू करते हैं। हम सभी उप प्रणालियों को आपस में तार से जोड़ने के लिए एक साथ रखना शुरू करते हैं। और फिर उपग्रह उड़ान के लिए तैयार है। कक्षा में पहुंचने के बाद सैटेलाइट जंगल में लगी आग का पता लगाता है और नियंत्रण कक्ष को एक अलार्म सिग्नल भेजता है, जहां क्यूबसेट से इकट्ठा किए गए डेटा का विश्लेषण करके आपातकालीन सेवाओं को सतर्क किया जाता है। खास तौर पर यहाँ हम कमांड सीक्वेंस तैयार करते हैं और इसे उपग्रह को भेजते हैं। इस उपग्रह का काम जंगल की आग का जल्द पता लगाना और उसकी निगरानी करना है। इसे बनाया ही इसी वजह से गया था। इसके लिए हमने एक कम्युनिकेशन पेलोड तैयार किया है, जिसे वाइल्ड फायर सेंसर, मौसम स्टेशनों या ऐसे ही अन्य कुछ भी जो आग लगने पर अलार्म ट्रिगर कर सकते हैं, दुनिया भर में मौजूद ऐसे सेंसरों के साथ संवाद करने के लिए बनाया गया है। हम इस डेटा को आपातकालीन सेवाओं को भेज सकते हैं ताकि वो आग के बारे में और अधिक जानकारी के साथ वहां पहुंच सकें। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष से जुड़ते जा रहे हैं, स्मॉल सेट क्रांति में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब तक उनमें से ज्यादातर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि निकट भविष्य में वो चंद्रमा या मंगल जैसी दूर की दुनिया की परिक्रमा भी करेंगे। कहते हैं कि अंतरिक्ष के जो आंतरिक गुण हैं वो बहुत कीमती हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी का होना या एक शून्य वातावरण का होना। इन सारी बातों का फायदा दरअसल हम नवाचारों में उठा सकते हैं। तो अब कुछ कमाल के बदलाव देखने को तैयार हो जाइए। पृथ्वी की निचली कक्षा में पाई जाने वाली विशेष परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में अनुसंधान की संभावनाओं से भरी हुई हैं। कृषि से लेकर नैनो मेडिसिन और फाइबर ऑप्टिक्स, फार्मास्यूटिक्स से लेकर बियर उत्पादन तक कई क्षेत्रों में इस पर शोध चल रहा है कि पृथ्वी पर उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए इन खास गुणों का फायदा कैसे लिया जाए। खास तौर पर ये अनूठी स्थितियां अंतरिक्ष में तरल पदार्थ, गैस या जेल जैसी चीजों की प्रोसेसिंग में मदद करती हैं। साथ ही बिना किसी खास कोशिश के बड़ी और भारी संरचनाओं के साथ काम करने में भी आसानी पैदा करती हैं। ये आने वाले वर्षों में पृथ्वी से बाहर भी कुछ वस्तुओं का निर्माण शुरू करने की संभावना को बल देता है। जैसे ये अब आजमाया जा चुका है कि आप अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण में फाइबर ऑप्टिक केबल बना सकते हैं, जो कि पृथ्वी पर बनाई जा सकने वाली चीज से कहीं बेहतर है और इनकी कीमत बहुत अधिक है। इसलिए इस तरह के सामान बनाने के लिए ऑर्बिट में कारखाना बनाना होगा।
दरअसल नवंबर 2017 इतिहास में उस तारीख के रूप में दर्ज हुआ जब इंसान ने पहली बार पृथ्वी से बाहर कुछ बनाया और उसे यहां उपयोग के लिए ले आए। फोम्स इंक के मुख्य वैज्ञानिक दिमित्री स्तारोदुबोव ने इस अभूतपूर्व और शानदार वैज्ञानिक कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये फाइबर प्रोग्राम पहला ऐसा व्यावसायिक प्रयास है जिसने ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर निर्माण से पैसे कमाए हैं। हमने फाइबर के एक छोटे टुकड़े के निर्माण से ये साबित कर दिया कि दरअसल फ्लोराइड ऑप्टिकल फाइबर, जिब्लान जैसे विशेष ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण माइक्रोग्रेविटी में ग्रेविटी से बेहतर होता है। माइक्रोग्रेविटी वाले क्षेत्र में थर्मल फील्ड्स अधिक एक जैसी और नियंत्रित स्थिति पैदा करते हैं, जो किसी पदार्थ की प्रोसेसिंग में बहुत अधिक सहायक होता है। हम नई सामग्री से बने ऑप्टिकल फाइबर के लिए डेटा ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि भविष्य में अंतरिक्ष निर्माण उद्योग में मिलने वाली कई उपलब्धियों में ये अद्भुत कदम पहला होगा। अंतरिक्ष यकीनन उन वैज्ञानिक और व्यावसायिक संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है जिसकी हमने कुछ साल पहले तक कल्पना भी नहीं की थी। चंद्रमा अगला पड़ाव है, ऐसी जगह जहां के लिए हम 50 साल पहले चले थे और आने वाले सालों में वापस जाने वाले हैं। और हम वहां वापस सिर्फ घूमने नहीं जा रहे, बल्कि वहां स्थायी रूप से बसने जा रहे हैं। कई निजी कंपनियां खनन, मानव आपूर्ति प्रणाली, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं ताकि हम अपने उपग्रह पर बस सकें। मुझे लगता है कि वो वक्त आने वाला है जब लूनर बेस, लूनर कॉलोनी या चांद पर एडवेंचर करना आम हो जाएगा। इसकी शुरुआत यकीनन छोटे कदमों से करनी होगी। चंद्रमा प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है। ये नासा और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मिशन साबित कर चुके हैं कि वहाँ के सतत छाया वाले इलाकों में पानी की बर्फ है। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास ऐसे कमाल के कई संसाधन हैं जो भविष्य में वहां स्थायी तौर पर रहने के लिए बहुत कारगर हो सकते हैं। उन सभी संसाधनों का ठीक से विश्लेषण करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए हाल ही में व्यावसायिक स्तर पर कई पहल की गई हैं। लूनर आउटपोस्ट कंपनी एक बेहतरीन लूनर माइनिंग रोवर विकसित कर इसकी प्रणेताओं में से एक बन गई है। मैप संसाधनों की तलाश में चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया पहला कमर्शियल लूनर रिसोर्स प्रोस्पेक्टर है। अपने बेहतरीन कैमरा विजन सिस्टम की बदौलत ये चंद्रमा के प्रकाश वाले और अंधेरे वाले दोनों क्षेत्रों में रास्ता दिखला सकता है। भविष्य में जब हमारे पास ऐसे बहुत से रोवर्स होंगे तो हम उन इलाकों का बहुत ही हाई रेजोल्यूशन सर्वेक्षण कर पाएंगे। अब चूंकि मैप खुद ही इसे ड्राइव और संचालित करता है, वो चंद्रमा की सतह पर खुद ब खुद नेविगेट होने के लिए दो अलग अलग प्रणाली अपनाता है। ये कैमरा डेटा का उपयोग करते हुए सतह को स्कैन करने के लिए दृष्टि आधारित दोनों नेविगेशन प्रणालियों का उपयोग करता है। हालांकि अगर आप अंधेरे या गहरे छाया वाले इलाके में हैं, तो कैमरा उस तरफ नहीं देख पाएगा और इसलिए उन स्थितियों के लिए हमारे पास लेजर रेंजिंग और डिटेक्शन सिस्टम लाडार है, जो ऐसे गहरे अंधेरे में रोवर को देखने और नेविगेट करने में मदद करता है। रोवर मशीन में स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमेट्री लगा होता है, जो चांद के रेगोलिथ की सतह पर संसाधनों की तलाश करता है। साथ ही एक ड्रिल भी होता है जो सतह के नीचे जांच कर सकता है।
इसलिए जब रोवर सतह पर घूमते हैं, वो इन संसाधनों का एक नक्शा तैयार करते हैं, जिसे चंद्रमा की सतह के भौतिक मानचित्र पर डाल देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 साल में चंद्रमा पर रोबोट होंगे। और मैं यहाँ सिर्फ 1 या 2 रोवर की बात नहीं कर रहा, मैं कई सारे रोबोटिक रोवर्स की बात कर रहा हूँ। वो चंद्रमा की सतह पर उन संसाधनों की खोज कर रहे होंगे जो अंतरिक्ष को लंबे समय तक रहने लायक बनाएंगे, जिसके बारे में मैं निजी तौर पर बहुत उत्साहित हूँ। उन संसाधनों को निकालने और उनके इस्तेमाल के लिए हमें चंद्रमा की मिट्टी के गुणों का गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन हम पुराने विश्लेषण के लिए चंद्रमा पर फिर से नहीं जा सकते। इसलिए हमने यहीं दुनिया भर के कुछ वैज्ञानिक संस्थानों में बहुत उन्नत किस्म के टेस्ट विकसित किए हैं। इनमें सबसे मशहूर नामों में से एक कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस है। उन्होंने कुछ साल पहले अंतरिक्ष को लेकर एक दांव खेला और सेंटर फॉर स्पेस रिसोर्सेज लॉन्च किया। ये दुनिया भर में अपनी तरह का पहला विभाग है, क्योंकि ये पूरी तरह से अंतरिक्ष संसाधनों के अध्ययन पर केंद्रित है। कई वर्षों से अंतरिक्ष संसाधन केंद्र के निदेशक आंखेल अबूद मैड्रिड अंतरिक्ष के मानव और रोबोटिक शोध और इसके संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित एक शोध कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस 145 सालों से खोज के कारोबार में दुनिया में सबसे आगे रहा है। और लगभग 20 साल पहले हमने महसूस किया कि धरती के बाहर भी वो इन सभी विशेषज्ञताओं का उपयोग संसाधनों की पहचान करने और उन्हें निकालने के लिए कर सकते हैं। और इसलिए हमने इस नए क्षेत्र पर बुनियादी शोध करने के इरादे से 1990 के दशक के अंत में सेंटर फॉर स्पेस रिसोर्सेज की स्थापना की। सेंटर फॉर स्पेस रिसोर्सेज में उन्होंने चंद्रमा, मंगल या एस्टेरॉयड जैसे खगोलीय पिंडों पर पाए जाने वाले पदार्थों के विभिन्न पहलुओं के शोध को ध्यान में रखकर कई परीक्षण विकसित किए हैं। अगर हम चांद पर खनन करना चाहते हैं तो वहाँ की मिट्टी के गुणों को जानना होगा। इसलिए उन्होंने ये पेनिट्रेशन टेस्ट विकसित किया है, जो ये विश्लेषण करेगा कि नमूने किस तरह मानव निर्मित लूनर रेगोलिथ में अंदर तक जाते हैं। इस परीक्षण का पहला चरण चंद्रमा की सतह के जैसे तापमान वाले मानव निर्मित लूनर रेगोलिथ तैयार करना है, जिसमें तापमान -230 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो, ताकि तरल नाइट्रोजन की मदद से इसे फ्रीज किया जा सके। तो अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें यह हमारा ठंडा होने से पहले का चरण है। ये दरअसल एक जलाशय है और इसे हम तरल नाइट्रोजन से भर रहे हैं। इसमें हम इस नली को जोड़ देंगे। सैंपल के ठीक से जम जाने और चंद्रमा के सतह के समान स्थितियां हो जाने पर स्टील प्रोब को मिट्टी में नीचे तक ड्रिल किया जाता है, ताकि इसके पेनिट्रेशन का अध्ययन किया जा सके। दरअसल हम एक प्रोब को, जो कि स्टील से बना एक पेंसिल के आकार का होता है, हम इस मिट्टी में घुसाते हैं। इस मिट्टी को हम आमतौर पर रेगोलिथ कहते हैं। रेगोलिथ यानी किसी भी दूसरे ग्रह की मिट्टी। वो सभी छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, मिट्टी के दाने रेगोलिथ कहलाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस नमूने को रेगोलिथ के अंदर धंसाते हैं, और जब हम इसे नीचे की ओर दबा रहे होते हैं तो हम ऊपर की ओर और सभी अलग अलग दिशाओं में लगने वाले बल को मापते हैं। तो हमने इसमें सफलता हासिल की है और ये शुरू हो गया है। ये गया 40, 50, 60। एक बार ये 120 न्यूटन पहुंचने के बाद थोड़ा ढीला पड़ता है और हम वापस खनन पर आ जाते हैं। ऐसा करने की वजह ये जानना है कि क्या हम वहाँ उतर सकते हैं, या पानी निकाल सकते हैं, या घर बना सकते हैं।
चांद पर रहने की जगह बनाने से संबंधित योजनाएं 3D प्रिंटिंग उपकरणों पर आधारित हैं, जो इंसानों के वहां स्थायी रूप से बस जाने से पहले रेगोलिथ का इस्तेमाल चांद पर भविष्य में बनने वाले ठिकानों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में खुद ब खुद करेगा। 3D प्रिंटिंग ने वहां घर के निर्माण से संबंधित तकनीक देकर अंतरिक्ष में किए जा सकने वाले कामों के तरीके में क्रांति ला दी है। हम इस तरह की मशीनों से चांद से वहां के पदार्थ लाकर मुश्किल संरचनाएं भी बना सकते हैं। इसके लिए उस तरह के उपकरणों की भी जरूरत नहीं होगी जैसा पहले सोचा जाता था। सेंटर फॉर स्पेस रिसोर्सेज में बेहद नई 3D प्रिंटिंग तकनीक विकसित करने पर कड़ी मेहनत की जा रही है। ये सूर्य की रोशनी को मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रेगोलिथ को पिघलाते हैं और नए आकार या उपकरण के रूप में ढालते हैं। चंद्रमा का वातावरण यहाँ पर बनाने के लिए वो एक छोटे से वैक्यूम कक्ष का उपयोग करते हैं, जहाँ वो इन 3D प्रिंटिंग प्रयोगों का परीक्षण करते हैं। 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया के जरिए हम इस रेगोलिथ जैसे पदार्थ को उपकरण, निर्माण सामग्री या लोगों की जरूरतों वाली किसी भी ऐसी चीज में बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर होने वाले प्रयोग दरअसल ये सीखने के लिए हैं कि इस तरह की सामग्री से उपयोगी वस्तुएं कैसे बनाई जा सकती हैं। हम रेगोलिथ लेंगे और नकली धूप की मदद से इसे पिघलाएंगे। पीछे दिख रहे लैंप से हम रोशनी को एक जगह केंद्रित करेंगे और इस रेगोलिथ को उपयोगी आकार में पिघला लेंगे। रेगोलिथ के पिघल जाने के बाद इसे नए रूपों, उपकरणों, भविष्य में चंद्रमा पर बनने वाले घरों की दीवारों या वहां की जरूरतों के हिसाब से किसी रूप में ढाला जा सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में पूरा होगा, जब इंसान अंतरिक्ष में रह रहा होगा। हम सूरज की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर नए उपकरण, नई निर्माण सामग्री या जो कुछ भी लोगों को रहने के लिए जरूरत होगी उसे बनाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हर बार पृथ्वी से सामान भेजना मुमकिन नहीं होगा। हमारे ग्रह की सीमाओं से बहुत दूर दूसरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। चंद्रमा और मंगल हमारे विस्तार की पहली मंजिल हो सकते हैं, लेकिन वो अंतिम नहीं होंगे। भविष्य में हम ऐसे इंसान भी देखेंगे जो पृथ्वी से दूर कहीं पैदा होंगे और अपने जीवन में कभी पृथ्वी पर नहीं आएंगे। बल्कि इससे भी ज्यादा ये कि वो चंद्रमा या मंगल को ही अपना घर मानेंगे, क्योंकि उन्होंने लाल या ग्रे मिट्टी के क्षितिज में ही सूरज को छिपते देखा होगा। (1969) में पहली बार चंद्रमा पर उतरते समय हम पृथ्वी के बाहर किसी दुनिया में गए थे। अब तक 600 से भी कम लोग अंतरिक्ष से अपनी प्यारी पृथ्वी को देख पाए हैं। कोइची वाकाता उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे। 2014 में वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर बनने वाले पहले जापानी अंतरिक्ष यात्री बने। मुझे अपोलो 11 का चंद्रमा पर उतरना याद है और यही वजह है कि मैं अंतरिक्ष में उड़ना चाहता था या इसके अन्वेषण का हिस्सा बनना चाहता था। अंतरिक्ष एक अद्भुत जगह है और मैं आशा करता हूं कि अंतरिक्ष में अधिक से अधिक लोग, ज्यादा से ज्यादा देश एक साथ काम कर सकें और हम अंतरिक्ष में अपनी सीमा बढ़ाते रहें। मेरे दोस्त एलन बीन, जो लूनर मॉड्यूल पायलट के रूप में अपोलो 12 की उड़ान पर थे, जब वो चंद्रमा से वापस आए तो उनकी जिंदगी काफी बदल गई। वो मौसम को लेकर शिकायत नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि यहाँ मौसम जैसी कोई चीज है। अब वो ट्रैफिक की शिकायत भी नहीं करते। कहते हैं कि गनीमत है कि आसपास लोग हैं, है ना? तो यही होता है जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं। ये आपकी सोच बदल देता है, सामान्यतः बेहतर कर देता है।
और जो कोई भी वापस आया है और मैंने उससे बात की है तो वो इस बात पर हैरत करता है कि हमारा ग्रह ऊपर से कितना सुंदर है। अंतरिक्ष पर्यटन अंतरिक्ष क्रांति में उतरे सबसे जबरदस्त निजी उद्योगों में से एक है और ये किसी को पृथ्वी के बाहर किसी दुनिया में ले जाने वाला पहला उद्योग होगा। कई सालों की मुश्किलों और देरी के बाद अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग ने आखिरकार जुलाई 2021 में ये कर दिखाया। उस महीने इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक ने यात्रियों के साथ पहली अंतरिक्ष उड़ानें भरी। इतना ही नहीं, दोनों कंपनियों के खरबपति मालिकों जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रैंसन ने उन पहली उड़ानों में यात्रा की और अंतरिक्ष में कुछ मिनटों के लिए भारहीनता का आनंद लिया और इस नायाब जगह से पृथ्वी के अद्भुत नजारे का मजा लिया। ये अंतरिक्ष पर्यटन की रेस की शुरुआत थी, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बाद स्पेसएक्स ने साबित कर दिया कि वो इस दौड़ में जीत पाने को उत्सुक हैं। उन्होंने अपना निजी मिशन लॉन्च किया था जो सिर्फ आम नागरिकों के साथ ऑर्बिट में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। ब्लू ओरिजिन ने प्रशंसकों के सपने को सच करने के तुरंत बाद दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया, क्योंकि स्टार ट्रैक के कैप्टन कर्क विलियम शेटनर न्यू शेपर्ड के सब ऑर्बिटल यान में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्र दराज इंसान बन गए। अरे बाप रे, हे भगवान! अंतरिक्ष में नागरिक केवल पर्यटन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को दूसरी वजहों से भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिलेगा। जैसे पहली बार किसी फिल्म को कक्षा में फिल्माया गया, जिसकी कोई कल्पना कुछ साल पहले तक नहीं की जा सकती थी। एक रूसी अभिनेत्री और निर्देशक ने फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई दिन बिताए। ये अंतरिक्ष पर्यटन का ही कारनामा है कि बहुत से लोग पृथ्वी की कक्षा में यात्रा कर सकेंगे और ऊपर से अपने ग्रह के ऐसे सुंदर नजारों को देख पाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष में यात्रा करने और ऊपर से पृथ्वी को देखने का सपना देखने वाले लोग वर्जिन गैलेक्टिक या ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों के बनाए व्यावसायिक जहाजों में ऐसा कर सकेंगे। उन लोगों में से 2 लोग कोलोराडो के बोल्डर स्थित साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक कैथी ओल्किन और डैन दुर्दा हैं, जो उन उड़ानों का परीक्षण करने वाले पहले यात्रियों में से होंगे। डैन दुर्दा ने जीवन भर अंतरिक्ष का सपना देखा है। उन्होंने कई बार पायलट के तौर पर उड़ान भरी है, लेकिन कई सालों तक इस पर शोध करने के बावजूद अंतरिक्ष में कभी नहीं गए। उनका विज्ञान से जुड़ा सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है। एक शोधकर्ता के रूप में मेरा पायलट होना मददगार है, क्योंकि मैं खुद विमान उड़ाता हूं और मैं समझता हूं कि वो वातावरण कैसा होता है। हम किस्मत वाले हैं कि यहाँ साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऐसे पहले शोधकर्ताओं में शामिल हैं जो इनमें से कुछ व्यावसायिक यानों से उड़ान भरेंगे। ये बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। डैन दुर्दा की तरह कैथी ओल्किन ने भी बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखा था। जल्द ही वो भी इस शानदार अनुभूति का अनुभव करने वाली हैं, जब बहुत कम गुरुत्वाकर्षण में वो किसी पंख की तरह उड़ पाएंगी। मैं कई सालों से अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। मैंने एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आवेदन दिया और मेहनत में कोई कमी नहीं की, और ये मुझे अंतरिक्ष में विज्ञान संबंधी परीक्षण करने का मौका देगा। वो दोनों 0G पैराबोलिक उड़ानों पर कठिन प्रशिक्षण ले रहे हैं,
ताकि भविष्य में असली उपकक्षीय उड़ानों के लिए ठीक से तैयार हो सके। चूंकि उन उड़ानों में बहुत तेज गति और बल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस अभ्यास की बहुत जरूरत होगी। हम पिछले कुछ समय से ऐसा कर रहे हैं। हम हवाई जहाजों पर पैराबोलिक उड़ानों का प्रशिक्षण ले रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि 0G को महसूस कर सकें, और सेंट्रीफ्यूज के लिए भी जाते हैं ताकि उच्च गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुभव कर सकें। मैं सच में अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हम प्रक्षेपण के समय और यान के धरती पर वापस लौटने वाले समय की अत्यधिक गति को महसूस करने के लिए सेंट्रीफ्यूज में अभ्यास कर रहे हैं। हम बेहतर गुणवत्ता के जेट विमान F-18 या F-104 जैसे सैन्य विमान उड़ा रहे हैं ताकि एक बार फिर एक्सेलरेशन महसूस किया जा सके, इस एहसास के लिए कि हमारे शरीर पर अतिरिक्त उपकरण होने पर कैसा महसूस होगा। पहली व्यावसायिक उड़ानें शायद सब ऑर्बिटल होंगी, मतलब पृथ्वी की सतह को छोड़ा, अंतरिक्ष में गए और वापस नीचे आ गए। चाहे आप रॉकेट में हो या रॉकेट विमान में, आप वायुमंडल को चीरते हुए बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। फिर पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के शीर्ष पर वातावरण से बाहर कुछ 100 किलोमीटर या 60-70 मील जितना ऊपर जाते हैं, लेकिन आपको गुरुत्वाकर्षण भी खींच रहा होता है, धरती पर वायुमंडल में वापस बुला रहा होता है। उड़ान का कुल समय यान के प्रकार पर निर्भर करता है कि वो रॉकेट विमान है या रॉकेट ही है, लेकिन ये 15-20 मिनट के आसपास ही होता है। 3 कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन में अपने सब ऑर्बिटल फ्लाइट प्रोटोटाइप के साथ दौड़ में सबसे आगे हैं: वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स। वर्जिन गैलेक्टिक अगुआ थी, उपकक्षीय उड़ानों पर दांव लगाने वाली पहली कंपनी। वर्जिन गैलेक्टिक के पास स्पेसशिप 2 नामक एक अंतरिक्ष यान है, जिसे एक बड़े वाहक विमान पर लाया जाता है। इसकी योजना, इसका मूल डिजाइन 2000 के दशक के शुरुआत में बर्ट रूटन और उनकी कंपनी स्केल्ड कंपोजिट्स द्वारा विकसित किया गया था। उनके पास बहुत ही नए एरोनॉटिकल डिजाइन थे, जिनकी मदद से अंतरिक्ष में ज्यादा बार और अपेक्षाकृत कम दामों में पहुंचा जा सकता था। और एक बार रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जब ये कर दिखाया तो एकदम से दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने कहा, हम इसका लाइसेंस लेना चाहते हैं। उस स्पेसशिप 2 को वर्जिन गैलेक्टिक का नाम देना चाहते हैं ताकि लोग अंतरिक्ष में घूमने जा सकें। लेकिन वर्जिन गैलेक्टिक भविष्य के इस व्यवसाय में अकेला नहीं है, क्योंकि ब्लू ओरिजिन और अमेजन के खरबपति मालिक जेफ बेजोस भी ऐसी सोच रखते हैं। उन्होंने भी अपने उपकक्षीय अंतरिक्ष यान को बनाने में बहुत भारी निवेश किया है। दोनों कंपनियों ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक ने जुलाई 2021 में पहली व्यावसायिक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ानों का प्रदर्शन किया, जिसमें 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कारमन लाइन, जिसे एज ऑफ स्पेस कहा जाता है, उसे पार करने का कारनामा सिर्फ ब्लू ओरिजिन कर पाई। ये सब ऑर्बिटल उड़ानें हमें न सिर्फ हैरत अंगेज नजारे दिखाएंगी, बल्कि वो हमें 1 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकेंगी, क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का घनत्व लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए खिंचाव भी शून्य जैसा होता है, इसलिए गति बहुत अधिक हो सकती है। वो उड़ानें इसका लाभ उठाएंगी। आप 1 घंटे से भी कम समय में कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। हो सकता है लॉस एंजलिस से सिडनी की उड़ान लगभग $20,000 की हो जाए, लेकिन जो लोग लॉस एंजलिस से सिडनी तक फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं, वो अब भी इतने पैसे भर रहे हैं, फिर भी उन्हें हवाई जहाज में 18 घंटे बिताने पड़ते हैं। वो 1 घंटे से भी कम समय में या शायद आधे घंटे में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। वो अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करेंगे और उड़ते हुए खिड़की से अंतरिक्ष के अविश्वसनीय नजारे देख सकेंगे। ये उस किराए की अहमियत होगी, इसलिए मुझे लगता है कि ये व्यवसाय चलने वाला है। अंतरिक्ष में जाने का मौका और ये देख पाना कि हमारा ग्रह ऊपर से कैसा दिखता है, ये अद्भुत है। और मुझे लगता है कि ये हमारे अपने बारे में और इस पृथ्वी पर स्थित दूसरी चीजों के बारे में सोचने का नजरिया बदल देगा।
अब ये भविष्य है। एक नया युग शुरू होने वाला है। इंसान अब एक ही ग्रह का प्राणी नहीं रह जाएगा। अंतरिक्ष औद्योगिक क्रांति यकीनन एक प्रेरणा शक्ति रही है, जिसके कारण हम पृथ्वी से निकलकर एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने के कगार पर हैं। तारों से सजा काला आकाश अब सीमा नहीं है। क्या हमें एक बहुग्रहीय प्रजाति बनने की जरूरत है? क्या हमें केनियन रिफ्ट वैली से आगे निकलने की जरूरत थी? मेरा मतलब है कि हम मनुष्य दरअसल पूरी पृथ्वी के मूल निवासी नहीं हैं। हम केनिया के मूल निवासी हैं। हम दरअसल उष्णकटिबंधीय जानवर हैं, इसलिए हमारी बाहें बिना रोंव वाली, लंबी और पतली हैं। कोई भी इंसान प्राकृतिक रूप से कोलोराडो या यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियों की एक भी रात नहीं बिता सकता। वो जिंदा नहीं बचेगा। उष्ण कटिबंध से बाहर रहने के लिए विज्ञान की जरूरत पड़ती है। हमें कपड़ों का इजाद करना पड़ा। इन्हीं तकनीकों से हमने घर बनाए, आग जलाई और एक वैश्विक प्रजाति बनने के लिए कई नई क्षमताएं विकसित की। हमने एक अंतर्ग्रहीय प्रजाति बनने की ओर पहला कदम उठा लिया है। अगर हम एक प्रजाति के रूप में खुद को बचाना चाहते हैं और लंबे समय तक अपना अस्तित्व चाहते हैं, तो हमें इस ग्रह से बाहर भी जीवन तलाशना होगा। पृथ्वी मानव जाति का पालना है, लेकिन कोई हमेशा के लिए पालने में नहीं रह सकता। पृथ्वी यकीनन पालना है, और पालने में बच्चा अपनी क्षमताएं विकसित करता है ताकि वो पालना छोड़कर स्कूल की ओर जा सके। तो सौर मंडल वही स्कूल यार्ड है, सितारों के पास जाने का स्कूल यार्ड।